वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर, और देखेंगे कि किस तरह से बॉडी में गैसों का एक्सचेंज और इनका ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की जाए तो देयर आर द टू साइड्स वेयर द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. One is the gases exchange occurs between the alveoli and blood, and second is from blood to tissue. दो साइट होते हैं बेटा जहाँ पर ये आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, एक एल्वुलाई से ब्लड में, दोनों के बीच एल्वुलाई से ब्लड, और दूसरा ब्लड से टिश्यू के बीच। ये जो गैसेस में O2 और CO2 का जो गैसेस एक्सचेंज है वो एक्चुअली डिपेंड करता है, ये भी हम जानते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सिंपल डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो सिंपल डिफ्यूजन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सिंपल डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, solubility of gases and thickness of the diffusion membrane. ये तीन ऐसे फैक्टर है जिससे सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस आपका डिपेंड करता है, और सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे बॉडी में दो साइड्स है। एक साइड्स प्राइमरी साइड्स एल्वुलाई और ब्लड के बीच, जो यहाँ पर मैंने आप शो दिख रहा है, और एक गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड टू टिश्यू। यहाँ पर अगर हम देखें जो डिफ्यूजन प्रोसेस की बात की जा रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए मैंने तीन फैक्टर भी आपको बताए कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब अगर देखा जाए तो इनहेल्ड एयर में चूँकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए एल्वुलाई में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में अधिक होता है। एल्वुलाई में आपका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में इसलिए अधिक हो जाता है क्योंकि इनहेल्ड एयर में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक्चुअली अगर पार्शियल प्रेशर को भी अगर देखा जाए तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे देखा जाए एल्वुलाई में O2 और CO2 का मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी भी एक इंडिविजुअल गैस के थ्रू जो भी प्रेशर कंट्रीब्यूशन या जो भी प्रेशर क्रिएट होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इस कंपेयर में इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ एल्वुलाई में ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वैल्यू भी मैंने दी है कि एल्वुलाई में नियर अबाउट 104 mmHg और PCO2 नियर अबाउट 40 mmHg होता है। और इसी के रिवर्स अगर यहाँ पर देखें, जहाँ पर एक दूसरा साइड है जो ब्लड और टिश्यू के बीच होता है गैसेस एक्सचेंज, वहाँ पर आप देखें तो टिश्यू में चूँकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस लगातार चलती रहती है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से CO2 प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन लगातार वहाँ पर यूज़ होता रहता है। अब ऑक्सीजन लगातार वहाँ पर यूज़ होता रहता है जिसके कारण टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट O2 के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टिश्यू में पार्शियल प्रेशर आपका नियर अबाउट 45 mmHg और जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नियर अबाउट 40 mmHg होता है। इस दोनों साइड्स पर इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस ऑपरेट होती है।
अब अगर यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग अलग बात करें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई में ऑक्सीजन का 104, जबकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर नियर अबाउट 40 mmHg ही होता है। इसलिए जब ये ब्लड लंग में पहुँचता है तब ये एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ जाता है, यानी हम ए बी बोल। और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg और जबकि नियर अबाउट यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg होता है, और इस डिफ्यूजन ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण ये ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज़ होकर O2 में रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर मैं फिर से बात कर रहा हूँ, एक चीज़ और ध्यान दें आप, जैसे कि अगर केवल ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न होता है वो एल्वुलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, दो साइड, एल्वुलाई से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में और फिर ब्लड से टिश्यू में जाता है। यहाँ पर जब ब्लड से निकलकर आता है, यहाँ पर जब मिल जाता है तो यहाँ पर जब टोटल ब्लड जो ऑक्सीजन रिसीव करता है नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 20 ml, अगर देखा जाए तो 20 ml O2 जो है कैरी होता है पर 100 ml ब्लड में। 20 ml ब्लड जो है कैरी होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ये यहाँ से डिफ्यूज़ होकर जब इसमें आता है तो टिश्यू तक यहाँ पहुँचता है। इसमें अगर एक चीज़ देखनी हो तो 20 ml ऑफ ब्लड जो पर 100 ml जो ब्लड ये कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आप देखें तो इस टोटल ब्लड में जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है तो इसका 3% प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में होता है, और जबकि इसका 97% ये क्या करता है, ब्लड के आरबीसीज के साथ कंबाइंड होकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये मिलकर ये क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, क्योंकि एल्वुलाई से जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर यहाँ पर ब्लड में आता है, डिफ्यूज़ क्यों होता है ये भी आपको पता चला कि पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है इनहेल्ड एयर में देन कंपेरिजन टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर जब ब्लड में आता है तो उस टोटल ब्लड का नियर अबाउट 3% ब्लड के प्लाज्मा के साथ डिज़ोल्व स्टेट में और नियर अबाउट 97% ब्लड के आरबीसीज के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 3% प्लाज्मा ये इस ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जिसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक पहुंचते हैं तो एक चीज़ और नोट करिए कि जैसे यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, यानी यहाँ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है। एल्वुलाई से जब ऑक्सीजन निकलकर ब्लड में गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण, चूँकि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हुआ है, तो जब ब्लड में पहुंचा तो ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, जबकि टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या होगा, आपका रिलीज़ हो जाएगा, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और वो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल जाएंगे। और इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, जिसमें अभी हम एक और आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये भी देखेंगे कि और कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाते हैं एल्वुलाई में, जबकि टिश्यूज़ में यही चीज़ आपका बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज़ होती है और वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है। अब अगर देखें तो जब ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक चीज़ आ जाती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में एक ग्राफ भी हम आपको ही बता देते हैं सिग्मॉइड कर्व वाला, कि वो सिग्मॉइड कर्व शो करता है। अब ये कैसे शो करते हैं हम लोग कि हॉरिजॉन्टल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हॉरिजॉन्टल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वर्टिकल में परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ
saturation of oxyhemoglobin, परसेंट से सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हम ये देखते हैं सिग्मॉइड कर्व का ये मतलब यहाँ पर शो कर रहा है कि जब यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है आप में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और यहाँ पर आपका जो सिग्मॉइड कर्व है ये आप देख रहे हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है। अब जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन इसके लिए फेवरेबल की, इसके लिए कंडीशन फेवरेबल की कि आपका अगर देखें तो HN का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। दूसरा, आप अगर देखें तो टेम्परेचर कम है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का CO2 के कंपेयर में ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर आपका ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाते हैं, और जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन और 3% प्लाज्मा ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक पहुंचता है। जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है तो फिर CO2 मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करता है, जिससे टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस होने से टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन O2 के कंपेयर में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वैल्यू मैंने आप पहले से लिख रखी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नियर अबाउट 45 mmHg, और जबकि PO2 नियर अबाउट 40 mmHg के आसपास होता है। तब अब क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस एक्सचेंज है वो ऑक्सीजन के रिवर्स होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या आता है, एल्वुलाई से निकलकर ब्लड में, और यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर टिश्यू में, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस के कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलकर ब्लड में, और फिर यहाँ ब्लड से निकलकर आपका क्या होता है, एल्वुलाई में जाता है, रिलीज होता है, गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पर जैसे ही ये CO2 निकलकर ब्लड में पहुँचता है, तो ब्लड अब यहाँ पर ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करता है, तो आप देखें जब CO2 ब्लड में पहुँचता है तो कितने स्टेट में या कितने फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नियर अबाउट 7% जो होता है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है, प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में रहता है। नियर अबाउट टोटल CO2 का 7% प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में रहता है, और फिर दूसरी बात करें नियर अबाउट 70% एस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बात करता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, और नियर अबाउट 23% एवरेज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, नियर अबाउट 20 to 25% ये आपका कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसे आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम अमाउंट बाइकार्बोनेट फॉर्म में ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, 7% प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में रहता है, 23% उस ब्लड में आपका आरबीसीज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेता है, और जैसे ही वो आपके यहाँ पर एल्वुली तक पहुँचता है तो यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये तो एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का एक व्यू था। अभी हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे CO2 यहाँ पर एल्वुलर गैस में रिलीज होती है, या जब CO2 टिश्यूज़ में से निकलकर ब्लड्स के साथ कंबाइंड होती है तो कौन कौन से रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, उसको भी अगर देख लिया जाए। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से
गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होने के बाद ब्लड O2 का ट्रांसपोर्ट, और अगले स्टेप पे देखेंगे किस तरह से वो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है और कौन कौन सी प्रोसेस इसमें ऑपरेट होती हैं। जब ब्लड एल्वुलाई से जब ऑक्सीजन एल्वुलाई से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में पहुंचता है, तो ब्लड में जब पहुंचता है तो अभी हमने बताया था नियर अबाउट 3% जो होता है वो प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व स्टेट में, और नियर अबाउट 97% ऑक्सीजन आपका आरबीसीज के साथ आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ये आ जाता है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में आता है, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है और ट्रांसपोर्ट होकर ये टिश्यू तक पहुंचता है। यानी कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है। इस ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एल्वुलाई में उसको फेवरेबल करते हैं। क्या फेवरेबल, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे पहला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लेस होता है। आपका जो H आयन होता है कंसंट्रेशन वो भी क्या होता है, लेस होता है। आप देखें कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, लेस होता है। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस एल्वुलाई में ये सारे कंडीशन इस बात को फेवर करते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में जब डिफ्यूज़ होकर जाए फ्रॉम द एल्वुलाई तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करें, और ये सारे फैक्टर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी को प्रमोट करते हैं। यानी यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो गया। लेकिन जैसे ही वो टिश्यू में पहुंचता है तो हमने बताया था कि वहाँ पर कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है। तो वहाँ पर जब अपोजिट होती है तो वहाँ पर उस कंडीशन का उसका अपोजिट किया जाए, वहाँ पर PO2 क्या होता है, लेस होता है। PCO2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इसका ज़्यादा होता है। H आयन कंसंट्रेशन मोर होता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। ये सारी जो कंडीशन होती हैं, ये सारी कंडीशन आपका टिश्यू में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जबकि टिश्यू में इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है और वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, आपका रिलीज हो जाता है। जब टिश्यू में आप देखेंगे कि जब ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, हम अभी अगले लेक्चर में एक चीज़ और बात करेंगे आपको कि कैसे हीमोग्लोबिन आपका एक बफर की तरह काम करता है, क्योंकि ब्लड का जो pH होता है वो नियर अबाउट 7.4 यानी स्लाइटली एल्कलाइन है। तो वो जो 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन है उसको मेंटेन करने के लिए भी हीमोग्लोबिन जो है अपना एक बफर की तरह काम करता है, जो उस सॉल्यूशंस के pH को मेंटेन करता है। उसको भी हम ज़रूर देखेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। लेकिन अब देखा हमने कि एल्वुलाई जो है यहाँ पर एल्वुलाई में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक कर CO2 के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइंड होकर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब अगर देखें कि जब टिश्यू में पहुंचता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, तो कौन कौन से और रिएक्शंस टिश्यूज़ में होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के सपोर्ट में हेल्प करते हैं। जब ये ग्राफ आप देखेंगे इसको ग्राफ में, तो ये ग्राफ जो आता है वो आपका सिग्मॉइड ग्राफ आता है। कैसा, एस सेम सिग्मॉइड ग्राफ। यहाँ पर जो ग्राफ हमें फिर बता दे रहे हैं, आपको बताया भी था लेकिन फिर आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब वो अमाउंट हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। तो जब ये सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये सिग्मॉइड कर्व आपका लेफ्ट साइड
शिफ्ट होता है, और जब ये कंडीशन यानी कि टिश्यू में जब ये कंडीशन मिलती है तो ये कर्व आपका राइट साइड शिफ्ट होता है। यानी इस कर्व का राइट साइड पर शिफ्ट होने का मतलब कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी घट रही है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, और जबकि एल्वुलाई, इसके रिवर्स एल्वुलाई केस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो रहा है। ये सारे कंडीशंस हैं जिस पर ये एल्वुलाई में ये कंडीशन अवेलेबल है जो फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, और टिश्यूज़ में ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से फ्री हो जाता है तो वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसमें अभी कुछ देर पहले हमने बताया था जिसके वैल्यू नियर अबाउट टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 23% एवरेज होता है। और देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाइकार्बोनेट और आपका डिसॉल्व स्टेट में पहुंचता है, तो उसके लिए भी फार्मूला हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में पहुंचती है, टिश्यूज से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में पहुंचती है, तो आप क्या देख सकते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आपका आरबीसीज में पहुंचकर वाटर के साथ रिएक्ट कर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये सारी प्रोसेस आपका आरबीसीज में हो रही है, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर HN और बाइकार्बोनेट में आ जाता है। ये सारे प्रोसेस जब हमने बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब टिश्यू से CO2 डिफ्यूज़ होकर ब्लड में पहुँचता है गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, तो वहाँ पर ब्लड में पहुँचने पर वो CO2 आरबीसीज में एंट्री कर H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड और फिर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इन सारे प्रोसेस के लिए एक एंजाइम भी होता है जिसे आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसके लिए जिंक भी मौजूद होता है जो इनके लिए एक्टिवेटर का काम करता है। तो जिंक एक्टिवेटर के मौजूदगी में आरबीसीज में मौजूद ये एंजाइम, एरिथ्रोसाइट में मौजूद ये एंजाइम इस CO2 को आपको क्या करते हैं, फाइनली HN और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट कि ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज बोथ डायरेक्शन में काम करते हैं। जब CO2 को ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो टिश्यू से ब्लड में जब वो डिफ्यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है तो वो CO2 आपका बाइकार्बोनेट और HN में फॉर्म कर लेता है, और उसके बाद ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये जो HN है जब एक्सेस होने लगता है तो ये H आयन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, चूँकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, जब इसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो ब्लड में जो एसिडिक मीडियम होता है वो आपका बढ़ने लगता है और वो pH को डिक्रीज़ करने लगता है। तो ये HN क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, एसिड हीमोग्लोबिन, जिसे आप एसिड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एसिड हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है। क्योंकि हमने बताया था, एक चीज़ और नोट कर रहे थे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन भी होता है जो इसको बैलेंस करके रखता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंचता है तो जब वो प्रोटॉन यानी कि ये HN और बाइकार्बोनेट देता है तो ये आपका इस HN के को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर एसिड हीमोग्लोबिन बना लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ये इसी से टिश्यूज़ में ऑक्सीजन इनको मिल पाती है अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए।
अब अगर देखा जाए तो फिर क्या है कि जो ये आपका K है, इस K आपका क्लोराइड आयन से कंबाइंड होकर पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। इसकी क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जितना ज़्यादा H आयन बढ़ता जाता है तो H आयन के बढ़ने के साथ साथ ब्लड की में एसिडिटी का अमाउंट भी बढ़ने लगता है। तो ब्लड में एसिडिटी के अमाउंट को जो ब्लड का जो एसिडिटी नेचर बढ़ने लगता है, जब उसका पीएच जो है आपका घटने लगता है, तो ये क्या करता है कि ये हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड आकर एसिड हीमोग्लोबिन यानी H आयन को यूज़ कर लेता है, जिससे वो एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। और हीमोग्लोबिन खुद इस तरह से बफर का काम कर ब्लड में जो है एसिडिटी को रिड्यूस करता है। और साथ में KCl भी सॉल्ट आपके एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब दिमाग में बात आती है कि ये Cl कहाँ से आया? ये Cl आप देखेंगे NaCl, ब्लड प्लाज्मा में जो NaCl होता है वो NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na और Cl में, और ये Cl फिर डिफ्यूज़ हो जाता है आपका RBCs में। ये सारी प्रोसेस ये कहाँ था? ये प्लाज्मा में। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? इन RBCs। यानी जब ये आपका K इस Cl के साथ बाइंड होकर KCl बना लिया, आप यहाँ देखें, जब ये KCl बना लिया तो ये जो Cl आपको मिला ये प्लाज्मा से, उस ब्लड के प्लाज्मा से डिफ्यूज़ होकर RBCs में आया और K के साथ बाइंड होकर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl बना लेता है। इसी प्रोसेस को आप क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर प्रोसेस बोलते हैं। हैमबर्गर प्रोसेस क्या है कि प्लाज्मा से सोडियम क्लोराइड से Cl आपका जो है शिफ्ट कर RBCs में आ जाए और RBCs में आकर वो रिप्लेस K के साथ बाइंड होकर पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट RBCs से डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में आ जाता है और ये जो Na फ्री है इसके साथ ये बाइंड होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। क्या बना है? अभी हमने बताया था ना आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में था? सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में भी, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म में यानी सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है, जो नियर अबाउट 70% ऑफ टोटल CO2 था इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखें कि जो बाइकार्बोनेट प्रोसेस से बन जाता है, ये सारी प्रोसेस आपके टिश्यू जो है कि CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है फेवरेबल होती है। लेकिन जैसे ही जब CO2 आपका लेकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वुलाई तक पहुंचता है तो यही सारी प्रोसेस जो अभी इस डायरेक्शन में ऑपरेट हो रही थी, अब वो सारी प्रोसेस इस डायरेक्शन में ऑपरेट होती हैं। ये आपका सबका डिसोसिएशन यानी KCl भी ब्रेक डाउन होने लगता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर Na और बाइकार्बोनेट बना लेता है। जिस तरह से ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें डिफ्यूज़ होकर आपका ब्लड से प्लाज्मा में आया था तो एल्वुलाई में उल्टा प्रोसेस चलता है। ये क्या चलता है आपका? ये आपका डिफ्यूज़ होकर फिर आपका एल्वुलाई में पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पर ये प्रोसेस आपकी उल्टी चलेगी और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन बाइंड हुआ था फिर ये प्रोसेस यहाँ भी उल्टी चलेगी और H मिलेगा और ये सारी प्रोसेस इस तरह से करके कार्बन डाइऑक्साइड फिर एल्वुलाई एयर में आपका रिलीज़ हो जाएगा। आप फिर से देख लें, इस डायरेक्शन में ये जो प्रोसेस चल रहा है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए। आप देखिए कि जब CO2 पहुंचता है तो किस तरह से बाइंड होता है और जब यही चीज़ एल्वुलाई में पहुंचता है तो यही सारी प्रोसेस इसके रिवर्स ऑपरेट होती हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली बनाकर आपका क्या होता है, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। और इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती रहती है जिससे कि आपके बॉडी में O2 और CO2 का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट होता रहता है। फिर भी अगर इस पर फर्दर कोई आपको दिक्कत हो तो आप इस पर कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।